हेलो बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग। ओके। तो बेटा क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर का नाम था ऑर्गेनाइजिंग। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा करके हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा है बेटा। टॉपिक का नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है बेटा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, हम इसको इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मीनिंग जो इसके सबसे पहले आएगी, इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स। क्या बोल रहा है बेटा कि ग्रांट करना है अथॉरिटीज किसको, टू द सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अब देखो बेटा, हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल बड़ा होता रहता है तो उसमें जो मैनेजर्स होते हैं बेटा, उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो भी बड़ा होता रहता है। ठीक है। तो कई बार जो मैनेजर्स होते हैं वो सोचते हैं, या फिर जो सुपीरियर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम ये सारा काम एक साथ खुद करेंगे तो इट विल टेक टाइम एंड इससे उनके ऊपर जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी शायद इंक्रीज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने कुछ अथॉरिटीज़ को जो क्या करते हैं डेलीगेट कर देते हैं, ताकि उनके साथ साथ वो क्या करेंगे बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको दे देंगे। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा उसको डायरेक्टली क्या करते हैं डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है। वो मेनली अथॉरिटी को कर पाएंगे। तो वो ये बोल रहा है कि ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। तो उनको एक अथॉरिटी दे दी जाती है कि प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो भी उस टाइम होगी पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट की, उसके अंडर रह करके वो क्या करेगा, काम करेगा। हाँ जी। द मैनेजर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी होल्ड्स हिज सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड वर्क या असाइंड टास्क। ठीक है बेटा। तो बोल रहा है जो मैनेजर है जो डेलीगेट करता है क्या, अथॉरिटीज़। ठीक है। तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर देगा, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी उनके ऊपर उसी का होल्ड रहेगा। ठीक है। मतलब अकाउंटेबल जो रहेगा वो सुपीरियर जो भी डेलीगेट कर रहा है वही रहेगा। इस केस में बोल रहा है to make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently in expected manner, the manager create accountability। तो ये भी चेक करना कि भाई जो हमने अथॉरिटी दी है जो हमारे सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर तरीके से काम करवाने के लिए, क्या वो उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वो चेक करना है यहाँ पर। तो इसके अंदर वो देखेंगे कि क्या उनका रिजल्ट निकल कर आया है, जो सबॉर्डिनेट्स ने काम किया उसका रिजल्ट आइदर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, वो सब चीज़ें क्या की जाएंगी, चेक की जाएंगी बेटा। और उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है बेटा। तो वो अकाउंटेबल होंगे यहाँ पर। हाँ जी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। तो बोल रहे हैं डेलीगेशन मीन्स या फिर डेलीगेशन मीन्स डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। डेलीगेशन क्या कर रहा है कि डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। जो सुपीरियर होंगे वो सबॉर्डिनेट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अथॉरिटीज़ को। ठीक है। अब किसके लिए, फॉर द सक्सेसफुल डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू देम। ठीक है। एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। बेटा ध्यान रखना ये तीन वर्ड्स जो हैं ये कॉमनली एक साथ चलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। या फिर हम बोल देते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अथॉरिटी दी जाएगी तो उसके क्यों दी जाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दी गई है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ, क्या उससे कोई प्रॉपर सक्सेसफुल रिजल्ट निकल के सामने आया है कि नहीं आया। ठीक है बेटा। तो वो चीज़ चेक करनी है। तो जो हम तीन वर्ड्स की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर बेटा एलिमेंट्स देखो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है। जो डेलीगेशन है उसके एलिमेंट्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, सेकंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी। तो पहला पॉइंट था अथॉरिटी। हाँ जी। तो अथॉरिटी क्या बोल रहा है, द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी एक पावर है किस चीज़ की, द राइट टू ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजन। ठीक है। टू कमांड सबॉर्डिनेट्स। ठीक है। इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ठीक है। मतलब कमांड देना सबॉर्डिनेट्स को, तो या फिर टू टेक डिसीजंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सारे अथॉरिटी के पार्ट होते हैं बेटा। हाँ जी। विद द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन इज नोन एज अथॉरिटी। वो चीज़ बोल रहा है अथॉरिटी इज द की टू मैनेजरियल जॉब बिकॉज अ जॉब विदाउट अथॉरिटी इज नॉट अ मैनेजरियल जॉब। तो मैनेजरियल जॉब के लिए बेटा जो अथॉरिटी है वो की एक समझ लो कि की है। की क्यों है, क्योंकि विदाउट अथॉरिटी अगर आप काम करना चाहेंगे तो वो मैनेजरियल जॉब नहीं प्रॉपरली क्या होगी, मैनेज नहीं हो पाएगी। एक मैनेजर के पास अथॉरिटी का होना जरूरी है, तभी जाकर के वो एक प्रॉपर जो भी अपने सारे काम है उसको कंप्लीट करा पाएगा। हाँ जी।
फिर सेकंड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट, क्या किस चीज़ के लिए है? एक ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट के ऊपर, किस चीज़ के लिए? टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क, जो भी टास्क असाइन किया जाएगा उसको परफॉर्म करना। तो बोल रहा है इट अराइज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, ये कहाँ से निकल कर आता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से, बिकॉज जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो क्या क्या होते हैं, आर बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू देम बाय द सुपीरियर, ठीक है। तो यहाँ पर दो पर्सन्स के बीच में आपस में रिलेशन क्रिएट हो रहा है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स क्या होता है? बाउंड होते हैं, किस चीज़ के लिए बाउंड होते हैं? टू परफॉर्म द ड्यूटीज और असाइन टास्क, जो भी परफॉर्म किया, जो भी दैट वाज गिवन बाय सुपीरियर्स। हाँ जी, लास्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स answerability for the responsibility assigned, that is answering the success or failure of one's work before one's superior, ठीक है। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी क्या हम बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज़ की, कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, क्या आप उसके लिए आंसरेबल हैं? क्या आपने उस काम को प्रॉपरली किया है या नहीं किया है? जो भी है उस काम का जो भी रिजल्ट निकल कर आया है उसको आपको क्या देना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा टू द सुपीरियर्स। तो जो सुपीरियर को आप आंसरेबल हैं आप, तो वही आपकी क्या है? अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर कहलाएगी बेटा। यस, तो बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, की जो अकाउंटेबिलिटी है उसका एब्सोल्यूटनेस के जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है? वो बोलता है अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय द मैनेजर्स, ठीक है। जो मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे? अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती हैं, ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को। बोल रहा है द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एज अ रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। जो अथॉरिटी हमने ग्रांट की है सबऑर्डिनेट को, वो उनसे वापस भी ली जा सकती है, वापस लेकर के किसी अनदर पर्सन को भी दी जा सकती है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। हाँ जी, बोल रहा है द मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफॉल्ट और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। मान लो सबऑर्डिनेट ने कोई मिस्टेक कर दी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? दैट पर्टिकुलर मैनेजर जिसने उसको ये काम करने के लिए कहा है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं, बोल रहा है इफ द चीफ एग्जीक्यूटिव आस्क मार्केटिंग मैनेजर टू अचीव अ सेल्स टारगेट ऑफ सेल्स 100 यूनिट, ठीक है, मतलब जो सेल टारगेट था जो 100 यूनिट का उसको अचीव करना है किसमें? एक दिन में। द मार्केटिंग मैनेजर डेलीगेट दिस टास्क टू डेप्टी सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो जो सेल्स मैनेजर था उसने डेप्टी सेल्स मैनेजर को ये टास्क दे दिया, एंड हु फेल टू अचीव द टारगेट, और वो इस टारगेट को अचीव करने में फेल हो गया। इस केस में जो मार्केटिंग मैनेजर है बेटा, डेप्टी मार्केटिंग मैनेजर नहीं, जो पर्टिकुलर जिसको ये स्टार्टिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो तो वो क्या होगा? इस चीज़ के लिए आंसरेबल होगा, वो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होगा, ना कि जो हमारा डेप्टी मार्केटिंग मैनेजर था, सेल्स मैनेजर था, ठीक है बेटा, इसे को ध्यान रखना आपने। हाँ जी, तो इसमें ये जो इसका जो प्रोसेस आएगा, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी, बट इसको नेक्स्ट स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, ठीक है। हाँ जी, पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जो आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो क्या है बेटा, कि रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। जो एग्जीक्यूटिव लेवल के जो पर्सनल्स हैं उनके ऊपर जो वर्कलोड होता है, जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर जो वर्कलोड होता है, उसको ये क्या करता है? रिमूव कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्योंकि डेलीगेशन करने से क्या होगा कि जो डिवीजन हो जाएगा वर्क का, वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके वर्क को क्या कर लेंगे? वो ईजिली टैकल कर लेंगे बेटा, हैंडल कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयज़ को क्या होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बहुत सारी, कि जो हाई लेवल के वर्क्स हैं उनको परफॉर्म करने का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर वो अपने टैलेंट को वहाँ प्रॉपरली शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी डेवलपमेंट क्या होगी बेटा? यहाँ पर हाई होती जाएगी। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। अब देखो बोल रहा द सबऑर्डिनेट्स आर ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी सो दैट दे नीड नॉट टू गो टू देयर सुपीरियर फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजंस कंसर्निंग टू द रूटीन मैटर। मतलब छोटे मोटे जो डिसीजंस थे उनके अगर अथॉरिटी आपको दे दी जाए किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसको बार बार वो चीज़ें पूछ के नहीं करनी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा? टाइम का जो है टाइम की बचत होगी, और यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो जो बेटर डिसीजन मेकिंग है वो ईजिली पॉसिबल हो पाएगी। हाँ जी, फिर बोल रहा है हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स है बेटा उनका मोरल हाई होगा,
वो बहुत मोटिवेट हो जाएंगे और अपनी जो एफिशिएंसी लेवल है उससे भी बढ़कर वो काम करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमें अथॉरिटी दी गई है, और किसी पर्सन को अगर अथॉरिटी प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए, उसके अकॉर्डिंग काम करवाया जाए, तो ऑटोमेटिकली ही विल गेट और शी विल गेट मोटिवेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। यस, बेटर कोऑर्डिनेशन बोल रहा है द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स टू डिफाइन द पावर्स, ड्यूटीज एंड आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू वेरियस जॉब पोजीशंस। ठीक है, हर एक जॉब पोजीशन के लिए वो किसको क्या ड्यूटी दी है, किसको क्या पावर्स दी हैं, कौन इसके लिए आंसरेबल है, वो सब क्लियर हो जाता है बेटा। तो विच रिजल्ट इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। तो सब कुछ क्लियर होगा तो इजीली सब अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, उससे ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो इंप्रूव होगा, एनहांस हो जाएगा बेटा। हाँ जी, तो ये कुछ देखो, अब नीड्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज कुछ ही बोल सकते हैं, ये वही पॉइंट हैं। तो इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट और हम ऐड करते हैं, लाइक इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसे अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मोटिवेट होकर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मैनेजमेंट का लेवल है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ किसका होगा बेटा यहाँ पर, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक एम्प्लॉय का, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट का, जो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्सपेंशन या ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी बेटा इन सब चीज़ों से। फिर बोल रहा है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, और ये क्या है कि मैनेजमेंट हायरार्की का बेस क्रिएट करता है, जैसे कि जो अथॉरिटी से देंगे, जो टॉप टू लोअर दे लिया जाएगा, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लोअर टू टॉप होगी, तो प्रॉपर एक फ्लो चार्ट जो है यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंस के थे। हम जी अब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो बेसिकली हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो असाइन की जाएंगी। इट मीन्स असाइनिंग द वर्क टू बी परफॉर्म टू सबऑर्डिनेट्स आफ्टर रिटर्निंग द इम्पोर्टेंट फंक्शन विद दैम। ठीक है, द सुपीरियर डिवाइड द रिमेनिंग वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट्स। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सुपीरियर कर सकता है, उसके बाद जो वर्क बचते हैं तो उनको क्या करता है, वो सबऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर देता है। सबसे पहले तो डिवाइड करेगा, जब डिवाइड कर दिया तो उसके जो डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, जो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या क्या अथॉरिटी देनी चाहिए, फिर वो सेकंड प्रोसेस पर आएंगे। तो सेकंड प्रोसेस क्या होगा, ग्रांटिंग अथॉरिटी। ठीक है, बोल रहा है इट मीन्स गिविंग द एडिक्वेट लेवल ऑफ अथॉरिटी टू वर्क डन सक्सेसफुली। ठीक है, ताकि जो वर्क है वो सक्सेसफुली हो सके। इफ़ अथॉरिटी इज नॉट गिवन टू सबऑर्डिनेट्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी विल बी मीनिंगलेस। तो जो अगर आप अथॉरिटी नहीं देंगे तो जो ड्यूटी आपने प्रोवाइड की है वो मीनिंगलेस हो सकती है। ठीक है बेटा। लास्ट में बोल रहा है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। आप आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसके बदले में उसको अथॉरिटी भी दी है, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का भी होना जरूरी है। तो बोल रहे हैं एट लास्ट accountability is fixed, that is replying by subordinate to the superior regarding the success or failure of the performance। तो लास्ट में जो सुपीरियर है उसको जो सबऑर्डिनेट है वो क्या करेगा, अकाउंटेबल होगा उसके लिए, वो आंसरेबल होगा, वो बताएगा रिगार्डिंग द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, कि जो भी परफॉर्मेंस उसको दी गई थी उसमें उसकी सक्सेस, वो उसमें सक्सेस रही है या फिर उसमें उसकी फेलियर रहा है, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। हाँ जी, तो अब लास्ट में हम देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी, तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं बेटा। तो डिफरेंस क्या है, देखो हमारा पहला बेस क्या है, मीनिंग। तो पहला मीनिंग के बेस पे देखें तो अथॉरिटी क्या बोलता है, राइट टू कमांड, ये कमांड की राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोल रहा है इट इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क। बेटा यहाँ पॉइंट की जगह ओ होगा, तो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क। तो ये क्या कर रहा है कि ऑब्लिगेशन होता है कि आपको एक असाइन टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। जो असाइन टास्क होगा उसका जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो जो भी होगा उसका जो भी आउटकम होगा उसके लिए जो हम आंसरेबल होंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी, इसका ओरिजिन देखते हैं। तो बोल रहा है अथॉरिटी है जो बेटा, उसका ओरिजिन क्या बोल रहा है, अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन। अथॉरिटी मतलब फॉर्मल पोजिशन आता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या आएगा, अराइज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। जो डेलीगेटेड अथॉरिटी होगी उसके बेस पर इसको हम अराइज करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और जो अकाउंटेबिलिटी है ये कहाँ से आएगी, अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसके बेस पर उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी बेटा। क्लियर है, तो ये अपना ओरिजिन था। थर्ड पॉइंट इज फ्लो। द फ्लो क्या होता है इसका, अथॉरिटी का डाउनवर्ड फ्लो होता है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, टॉप टू बॉटम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवार्ड होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी अपवार्ड होगा फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर।
ठीक है बेटा, तो ये इसका सारा पॉइंट बन जाएगा। फिर आएगा फोर्थ पॉइंट, उसमें आएगा विड्रोवल। तो बोल रहा है कि अथॉरिटी है, इट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। तो एक नोटिस देकर के इसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है अथॉरिटी को, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को हम क्या बेटा विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दे दी गई, उसके लिए आपको आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं और अकाउंटेबल भी हैं। क्लियर है बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।